अलग से करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये कोई सिंपल टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अलग से इसके लिए क्लास आपको लगाने की जरूरत है। और चलो फिलहाल आपके सिलेबस में ये है नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। आपको टॉपिक है अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है या अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जो इलेक्शन होता है वो हर 4 साल के बाद होता है। हर 4 साल के बाद जो नवंबर महीना है उसका पहले सोमवार के आने वाला जो पहला मंगलवार होता है उस दिन जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए वोटिंग करी जाती है। कितना टेन्योर है? 4 साल। और अमेरिका के संविधान में ये प्रोविजन है कि राष्ट्रपति जो है वो लगातार 2 बार से ज़्यादा कोई नहीं बन सकता। तो मतलब 4 मतलब या 8 साल लिखा है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कितनी बार बनेगा? कम से कम 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता। 8 नहीं, आई थिंक 6 लिखा है उसमें, मैं जो कह रही हूँ। तो जाहिर सी बात है 4 साल और 4 साल और हो गया। तो जैसे बराक ओबामा भी रहे हैं, 2 बार रहे हैं, है ना। तीसरी बार भी जीत सकते थे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं था। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति वहाँ पर 2 बार ही वोट टेन्योर के लिए ही बन सकता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो ऐसे नहीं होता राष्ट्रपति के लिए जैसे कैंडिडेट खड़ा हो गया, कोई भी कैंडिडेट अपनी पार्टी में खड़ा कर दिया और इलेक्शन हो गया, अब उसके नाम पर वोटिंग होगी। वहाँ पे तो सबसे पहले कौन किस अच्छा एक और बात, अमेरिका में जो 2 वहाँ पे भी क्या है प्रमुख तौर पर अगर हम देखें तो 2 ही पार्टियां वहाँ पर भी सत्ता में विद्यमान नहीं है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, और कौन सी? डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। और अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं कांग्रेस, जिसके 2 हाउसेस हैं। एक को कहते हैं सीनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि सदन। जो लोअर हाउस है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि सदन, और जो अपर हाउस है उसको कहते हैं सीनेट। सीनेट जैसे भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, अमेरिका में सीनेट जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और जैसे भारत में लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है ना, और लोअर हाउस है, ठीक वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हालांकि डिफरेंस है कि भारत में जो राज्यसभा के सदस्य लिए जाते हैं, चुने जाते हैं, हर एक राज्य से अलग अलग है ना। हिमाचल से कितने चुने जाते हैं? 3 है ना। कईयों से जैसे ज़्यादा है, कईयों में कम है, कईयों में 40 है, कईयों में 32 है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ना राज्यसभा में, वो दिया गया है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो जिस स्टेट की जाहिर सी बात है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसका भी फॉर्मूला है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताऊं कि जहाँ से जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि राज्यसभा में जाएंगे, जिसकी थोड़ी कम होगी वहाँ से थोड़ी कम, जिसकी बहुत कम होगी वहाँ से कम। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में चाहे बड़ा राज्य है, चाहे छोटा राज्य है, चाहे जनसंख्या ज़्यादा है, चाहे ज़्यादा नहीं है, हर एक राज्य से 2 प्रतिनिधि कहाँ भेजे जाएंगे? कहाँ भेजे जाएंगे? सीनेट में। राज्यसभा की बात हो रही है ना, राज्यों का प्रतिनिधि राज्यसभा करती है, तो वहाँ पर कौन करता है? सीनेट करती है। तो वहाँ पर डिफरेंस आया। वहाँ पर चाहे बड़ा राज्य है, चाहे अमेरिका में जो है वो अमेरिका 51 राज्यों को मिलाकर के बना हुआ है। पहले तो 13 थे जब वो बना था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 51। तो हर एक राज्य से कितने प्रतिनिधि जाते हैं वहाँ पे? 2। ठीक है, चाहे बड़ा राज्य है चाहे छोटा राज्य। आई बात समझ में? और जैसे मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात कर रही थी, इलेक्शन की बात कर रही थी, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है। अब रिपब्लिकन पार्टी से कौन सा कैंडिडेट वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होगा? दूसरा, डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा? पहले तो उम्मीदवारों के बीच में क्या होता है? इलेक्शन होता है। ऐसे नहीं कि पार्टी वालों ने बोल दिया या लीडर ने बोल दिया कि ये है, ये हमारे तरफ से खड़ा हो गया ना। पहले तो उम्मीदवारों के बीच में क्या होती है? बहस होती है, वोटिंग होती है, डिबेट होती है। फिर जो लगता है पार्टी के सदस्यों को कि ये अच्छा है, फिर उसको क्या किया जाता है? प्रोसेस होता है इसका, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उसको पूरा करने के बाद जो कैंडिडेट जो है पूरा कर पाता है या जो मेजॉरिटी हासिल करता है अपने पार्टी के बहुमत की, फिर वो पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। दोनों पार्टियां हैं तो दोनों पार्टियों की तरफ से वैसा ही होता है। फिर उसके बाद जो है वो जनता क्या करती है? इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट। मत कहने का मतलब बड़ा प्योरीफाई होकर के क्या होता है वहाँ पर राष्ट्रपति बनता है। तो अभी आप देखते हैं ना कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, है ना, कैसे कैसे जो है वो इलेक्शन होगा, और फिर जनवरी में जाकर के जो है वो अनाउंसमेंट होती है।
है वो राष्ट्रपति शपथ लेगा, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है प्रोविजन। बाकी फीचर आपसे पूछे जाएंगे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के, तो सेम एज इट इज आपने लिखने हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, सेम वही है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी वही है, वही प्रकार से हमने पढ़ा था। बस ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, ये थोड़े थोड़े से आपने लिख लेना है। अगर अमेरिका का पूछा जाएगा तब, है ना, अगर सिंपल पूछा जाएगा तब फिर जरूरत नहीं है, तब जस्ट एग्जांपल देना है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। लेकिन अगर अमेरिका का पूछा हुआ है तब इंट्रोडक्शन में ये थोड़ी सी चीजें आपने बता देनी है कि वहाँ पर क्या है, हालांकि डेमोक्रेसी है, अमेरिका ने क्या किया है संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, और संघात्मक के साथ साथ क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी अपनाया गया है। तो ये क्या होती है थोड़ा सा आपको बता दिया, और थोड़ा सा बता दिया कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, जिसके दो सदन हैं, जिसको एक को कहते हैं प्रतिनिधि सदन और एक को कहते हैं सीनेट। प्रतिनिधि सदन लोगों का, सीनेट जो है राज्य सत्ता प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। कहाँ मिली है कहाँ, अब मेरी बात इधर तो नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो पीछे, मैं कहाँ ही हूँ, कब आई उससे पहले भी आती है फिर, पहली क्लास है ये, ठीक है। और वहाँ पर दो दल भी मुख्य तौर पर पाए जाते हैं, कौन कौन से, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। और ब्रिटेन में कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी है, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। आप हाउसेस बता रहे हैं कौन कौन सी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी। प्राइम मिनिस्टर का तो पढ़ा नहीं होगा, है ना, पढ़ना भी मत। आज का टॉपिक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार। असाइनमेंट बनानी है, कॉपी लिखो। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन यूके एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन यूएस। टाइम लो, अच्छे से बनानी है। मैंने क्या नहीं दिया आपको, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल नहीं दिया, मैंने क्या दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन यूके और प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन यूएस। ये आपने बना के लेके आनी है। 1 महीने का टाइम लो, 1 महीने बाद मुझे दिखाना, 1 महीने में अच्छे से दोनों की स्टडी करके असाइनमेंट बना दिया। नहीं समझ में आएगा ये से पूछना, हम फिर डिस्कस करेंगे। आज की तारीख है 27। अगले महीने की 27 तारीख को आपके असाइनमेंट जो है डिपॉजिट करना। अब समझ में आ गया होगा किस तरह से बनानी है, बार बार बनाने की जरूरत तो नहीं है। क्या क्या है इसमें, सबसे पहले परिचय देना है, परिचय, हाँ, उसके बाद इसमें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पहले इसका थोड़ा सा परिचय दे दिया, फिर उसके बाद आपने इसका अर्थ दे दिया, फिर उसके बाद इसकी कुछ परिभाषा दी होगी थिंकर्स ने, वो दे देनी 3-4 की। तब उसके बाद जैसे इनकी विशेषताएं, फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स, और लास्ट में कंक्लूजन। यूके नाम है, यूके मैंने थोड़ा ना सिंपल पार्लियामेंट्री सिस्टम किया, यस मैम, मैंने कहा पार्लियामेंट्री सिस्टम इन यूके। इसमें और क्या है, क्या है सर, इंग्लैंड के बारे में बताओ, इंग्लैंड की शासन प्रणाली, क्या है, इंग्लैंड की शासन प्रणाली के बारे में। हाँ, इंग्लैंड की शासन, तभी तो महीने का टाइम लिया, जो सिंपल दिया वो तो कल भी करके लेके आओगे, वो तो कल महीने का टाइम किस लिए दिया है, ज्यादा दे दिया मेरे को लग रहा है, ज्यादा है? अभी बीच में दूसरी किताब का भी मिलेगा, वो भी लेके आनी है, इसकी 2 यूनिट हम खत्म कर लेंगे ना, दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। नहीं, यूके और यूएसए का मेंशन करना है इसमें,
करनी है, लाइब्रेरी जाओ, बुक्स फाइंड करो, इंटरनेट की हेल्प लो और बुक्स देखो, रेफरेंसेस बुक देखो जिसमें दिया होगा इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में, वो स्टडी करो और वो लिखो। जो मैंने नहीं पढ़ाया वो लिखना है अब आपने डिटेल में, या जो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाया वो आपने डिटेल में लिखना हो। मैंने इतना नहीं पढ़ाया ना ब्रिटेन और उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा बताया ना कुछ शॉर्ट में, वो डिटेल में आपने खुद लाना है और याद करके भी लाना है, वो अब आगे सबको बताना भी है, बाकी सब सुन। पैटर्न जो सेम ही रखना है। आज है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम, संघात्मक सरकार क्या होती है या संघात्मक सरकार का। अच्छा जी, बच्चों ने अपने नाम दिए थे ना उधर विधानसभा विजिट के लिए, बेटे हमने 3 तारीख को जाना है वहाँ पे, है ना। तो आपने, आपके आई कार्ड बन गए, आई कार्ड नहीं बने, आपने अपने साथ अपना आधार कार्ड जरूर आ रहा है, ओरिजिनल आधार कार्ड वो आपके साथ एक फोटो डाल के रखना, है ना, वो आपके साथ होना चाहिए। वैसे हम आपको देखते हैं 2 तारीख को फिर बताएंगे, पर मैंने आपको बता दिया पहले। फेडरल सिस्टम लिखो, फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम, है इंग्लिश वाले, हिंदी वाले हैं सारे, इंग्लिश वाले कौन है, कोई भी नहीं है, हिंदी के है, हिंदी वाले लिखो फिर हिंदी में है कौन, क्या बोल रहे हो दिनकर, इंग्लिश मीडियम है आपका, किसका इंग्लिश मीडियम, चलेगी इंग्लिश में, कोई नहीं है ये कहाँ आपने, अच्छा तो लिखो फिर हिंदी में। पहले लिखो इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ। संघवाद को, इसको हिंदी में कहते हैं संघात्मक या संघवाद। संघवाद को अंग्रेजी भाषा में फेडरलिज्म कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का फेडरलिज्म शब्द, फटाफट लिखो, संघवाद को अंग्रेजी भाषा में फेडरलिज्म कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का फेडरलिज्म FEDERALISM। अंग्रेजी भाषा का फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से बना है, FOEDUS। कहां से निकला है, फेडरलिज्म से, ठीक है। लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से बना है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता या गठबंधन। ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट और अलायंस, एक ही मतलब हुआ इसका, संधि, समझौता या गठबंधन, सीधी सी बात है ना। हिंदी में इसको कहते हैं संघवाद। संघवाद हिंदी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेडरलिज्म। अंग्रेजी भाषा का फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से बना है, और लैटिन भाषा के फोइडस शब्द का अर्थ होता है ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट या अलायंस, संधि, समझौता या गठबंधन। ठीक हो। इस प्रकार संघात्मक व्यवस्था का अर्थ हुआ, इस प्रकार संघात्मक व्यवस्था का अर्थ हुआ डैश विभिन्न इकाइयों के द्वारा की गई, विभिन्न इकाइयों के द्वारा की गई संधि या समझौते से उत्पन्न व्यवस्था, विभिन्न इकाइयों के द्वारा की गई संधि या समझौते से उत्पन्न व्यवस्था। ठीक है, ये हो गया इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग। अब इसका जनरल मीनिंग, जैसे अगर आपने एग्जाम्पल के लिए लिखना होगा तो लिख लो, उदाहरण स्वरूप प्रारंभिक अमेरिका के 13 राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना की। इसका एग्जाम्पल लिखूंगा कि कैसे समझौता करके संघात्मक व्यवस्था का निर्माण होता है। क्या कौन सी सरकार
समझौता करके एक राज्य की स्थापना करती है। जैसे शुरू में अमेरिका के 13 राज्यों ने मिल करके आपस में मिल करके संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की स्थापना की थी। जैसे सोवियत संघ नाम आपने सुना है, उसमें भी पहले क्या था, संघात्मक सरकार थी, ठीक है, लेकिन बाद में 1991 में क्या हुआ, उसके 15 गणराज्य जिन्होंने स्थापना की थी वो उससे अलग हो गए और अलग अलग राज्यों की स्थापना कर ली और सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसमें रूस भी एक था, एक इकाई थी और फिर रूस अलग बन गया, बाकी अलग बन गए। मतलब सोवियत संघ जो अलायंस बना हुआ था समझौता करके वो टूट गया और सोचा जाहिर सी बात है जब वो अलायंस ही टूट गया तो सोवियत संघ वो भी खत्म हो, वो नाम भी खत्म हो गया। उदाहरण स्वरूप अमेरिका के 13 राज्यों ने मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की थी। हालांकि अब ये बढ़कर 51 हो गए हैं। अब आप बोलेंगे कि वैसे ही, या अगर मैं आपसे पूछूं कि इकाइयां तो भारत में भी हैं, इकाइयां मतलब भारत राज्य है और भारत राज्य की अपनी इकाइयां हैं, 28 इकाइयां हैं और एक यूनियन टेरिटरी है ना, तो क्या भारत में भी भारत की जो इकाइयां हैं इन्होंने भी समझौता करके स्थापना की थी? इन्होंने आपस में कोई समझौता नहीं किया था, तो फिर कैसे स्थापना हुई? आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स में, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एग्जाम्पल इसका लिखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जनरल मीनिंग लिखो इसके बाद, संघात्मक सरकार का साधारण अर्थ, संघात्मक व्यवस्था से अभिप्राय। बेटे मीनिंग में सब कुछ है, फीचर भी इसी नहीं है, मैरिज भी इसी नहीं है, डीमैरिज भी इसी नहीं है। संघात्मक व्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें संघ क्या होता है? संघ मतलब केंद्र, संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार। संघात्मक व्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें संघ ब्रैकेट में लिख लो केंद्र एवं संघीय इकाइयों, संघीय इकाइयों मतलब संघ की इकाइयां या केंद्र के राज्य, एवं संघीय इकाइयों ब्रैकेट लिखो राज्यों, प्रांतों, कैंटनों, राज्यों प्रांतों कैंटनों। जैसे भारत में इनको क्या बोलते हैं, हम इकाइयों को राज्य बोलते हैं या प्रांत भी बोल देते हैं। कई देशों में इनको कैंटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंटन। तो मतलब एक ही हुआ। ब्रैकेट बंद। संघीय इकाइयों के मध्य संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। संविधान द्वारा, अंडरलाइन करो। जहां दोनों अपनी अपनी शक्तियों के प्रयोग के मामले में स्वतंत्र होते हैं। जहां दोनों कौन? राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, जहां दोनों अपनी अपनी शक्तियों के प्रयोग के मामले में स्वतंत्र होते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होती है और प्रभुसत्ता किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास कि राज्य सरकार के पास कि किसी और के पास? केंद्र सरकार के पास। इधर किसके पास होगी? लता किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास। बॉयज राज्य सरकार के पास। लिखो प्रभुसत्ता राज्य के पास होती है। भाई केंद्र सरकार के पास दे दी तो यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं बन गई, तब तो केंद्र सरकार पावरफुल नहीं हो गई। संविधान ने दी है ना, तो बड़ा क्या हुआ? संविधान या राज्य। प्रभुसत्ता राज्य के पास होती है, ना केंद्र सरकार के पास होगी ना राज्य सरकार। राज्य का मतलब क्या? राज्य सरकार नहीं है, देश। हाँ, राज्य मतलब देश है, देश के पास है। ये थोड़ा सा वो है ना, कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ वहाँ राज्य सरकारें होगा साथ में, या राज्य सिर्फ राज्य वर्ड आ रहा है तो राज्य का मतलब देश से है। क्या हो सकता है? राज्य के पास होती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं? राज्य वर्ड संघ की इकाइयों के लिए भी यूज कर लेते हैं, राज्य शब्द हम देश के लिए भी यूज कर लेते हैं, पर वो अपनी सेंस आपने उस टाइम लगानी है कि यहाँ राज्य का वर्ड किसके लिए किया गया है। प्रभुसत्ता राज्य के पास होती है। विश्व के अनेक राज्यों ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है।
संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। आगे लिखो, और करके लिखो, ये इसी का मीनिंग है और ज्यादा सिंपल वे में। संघात्मक व्यवस्था, एक लाइन छोड़ के लिखना, संघात्मक व्यवस्था डैश संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य, राज्य या स्थानीय सरकारें, संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना। केंद्र सरकार एवं स्थानीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना, पूर्ण विराम। हालांकि ये अलग विषय है कि कोई संविधान इन दोनों को कितनी कितनी शक्तियां प्रदान करता है। हालांकि यह अलग विषय है कि कोई संविधान इन दोनों को कितनी कितनी शक्तियां प्रदान करता है। अर्थात कोई संविधान अमेरिका के संविधान की तरह, राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान करता है। अर्थात कोई संविधान अमेरिका के संविधान की तरह राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान करता है, या फिर कनाडा या भारत के संविधान की तरह, या फिर कनाडा या भारत के संविधान की तरह राज्य या प्रांतीय सरकारों को कम शक्तियां प्रदान करता है, या भारत के संविधान की तरह राज्य या प्रांतीय सरकारों को कम शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहली बात ये याद रखनी है, इसके बाद आपको यूनिटी गवर्नमेंट भी आएगी, है ना। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल है, और फेडरल और यूनिटी है। फेडरल का मतलब क्या हुआ? फोर्डस। फोर्डस का मतलब होता है ट्रीटी, समझौता, है ना। तो समझौता करने के लिए आपको पता है 2 या 2 से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। एक व्यक्ति के बीच में तो नहीं होगा ना समझौता। समझौता शब्द याद आ रहा है तो मतलब 2 या 2 से अधिक। तो राज्यों में इंप्लीमेंट हो रहा है तो मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर क्या होती है? दोहरी सरकार, ऐसी व्यवस्था जिसमें ड्यूल सिस्टम होता है। दोहरी सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, और एक राज्यों की अपनी अलग सरकारें होती हैं, और दोनों को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? देश के संविधान की तरफ से। तो जैसे मैंने ये लिखाया, ये मैटर नहीं करता कि कितनी है, वो संविधान पे डिपेंड करता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन राज्य सरकार को ज्यादा शक्तियां दे सकता है, जैसे अमेरिका में क्या है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार से ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि संविधान ने राज्य सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। लेकिन भारत और कनाडा में क्या है? भारत ने संघात्मक व्यवस्था अमेरिका से नहीं ली है, इसलिए ये डिफरेंस आया जो मैंने पहले कहा था। भारत ने कहाँ से, किसका फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है? कनाडा में। ठीक है, तो कनाडा में जैसा है वैसे ही भारत में है। कनाडा में क्या किया गया है? राज्य सरकारों को कम शक्तियां दी गई है। भारत में भी केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है या राज्य सरकार ज्यादा पावरफुल है? कैसे पावरफुल है? कैसे बताएंगे आप? कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार से शक्तिशाली है? आपने पिछली साल में पढ़ा होगा कि भारत का जो संविधान है वो सैद्धांतिक तौर पर तो क्या है? संघात्मक है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर ये क्या है? एकात्मक है। एक तरफ झुका हुआ है। एक तरफ झुका हुआ है मतलब केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा झुका है, मतलब केंद्र सरकार को ज्यादा क्या करता है? केंद्र सरकार को ज्यादा अटैचमेंट, केंद्र सरकार को ज्यादा प्यार करता है भारत का संविधान, है ना। यही मतलब हुआ इसका। कैसे? आप लॉजिक देंगे ना हर चीज का कि मैडम जो है या कोई और है ना, उसका उसकी तरफ ज्यादा झुकाव है बजाय उसके, तो उसके लिए रीजन देंगे कि कैसे, क्या क्या कैसे साबित होता है ये चीज, बताओ। वही तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पिछले साल आपने पढ़ा है कि केंद्र सरकार कैसे भारत में ज्यादा पावरफुल है। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर दोनों को क्या किया गया है? सेपरेशन ऑफ पावर, संविधान ने दोनों को शक्तियां दी हुई है, बराबर दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि केंद्र सरकार थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। कैसे?
इसके लिए क्या है, लिस्ट है, 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची है, राज्य सूची और संवर्गीय सूची है। यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत वो विषय आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो नेशनल लेवल के हैं, जैसे आप फॉरेन सर्विसेज ले लो, है ना, रक्षा ले लो, रेल ले लो, यातायात ले लो, है ना, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, तो ये जो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो किस में डाल दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट के जो ये विषय हैं, जैसे मैं कहती हूँ, इसमें एक विषय है संचार का। तो मानो संचार, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा, यूनियन का केंद्र सरकार बनाएगी ना। देश की रक्षा, फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड किसी राष्ट्र के साथ कैसे संबंध होंगे या फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ डाल दिए गए हैं, संविधान में कहाँ डाले हैं, सूची में यूनियन लिस्ट में डाले हैं। और यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी, केंद्र सरकार को। तो पावरफुल हुई ना थोड़ी सी केंद्र सरकार, कैसे पावरफुल हुई, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो तो किसको दे दिए, केंद्र सरकार को दे दिए। फिर दूसरी आती है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, ऐसी सूची जिसके अंतर्गत आने वाले विषयों के ऊपर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को। जैसे फॉर एग्जांपल स्थानीय शासन है, कृषि है, उद्योग है ना, लोक स्वास्थ्य है, ये मुद्दा है, कृषि टॉपिक ले लो आप, एक विषय जो किसका है, राज्य सूची का है। तो कृषि से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकारें बनाएगी, है ना। फिर राज्य सरकारें बनाएंगी, लेकिन ऐसे तो राज्य सरकारें बनाएंगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को मिल जाती है। जब देश में मानो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो राज्य सूची के विषयों के ऊपर जिन पर कानून बनाने की शक्ति किसको थी, राज्य सरकार को थी। अब किसको चले जाएगी, केंद्र सरकार को चले जाएगी। इसके अलावा अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल केंद्र सरकार से, संसद से ये अनुग्रह करें, रिक्वेस्ट करें कि आप राज्य सूची के किसी विषय के ऊपर आप कानून बना दो, तो उस विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्ति, हालांकि वो उस राज्य के लिए होगा, वो किसको मिल जाती है, केंद्र सरकार को। इसके अलावा यदि राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 सदस्य, हमने ये बहुत 2/3 सदस्य क्या कर दें, ये प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्य सूची का कोई विषय, जैसे मैं कृषि बता रही हूँ, राष्ट्रीय महत्व का है और इस पर कानून बनाने की जो पहल है वो केंद्र सरकार करेगा, तो भी राज्य सूची के उस विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है, केंद्र सरकार। है किसका विषय, राज्य सूची का। लेकिन राज्यसभा ने भी 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित कर दिया कि राज्य सूची के इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तो भी कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है, केंद्र सरकार को, है ना। फिर तीसरी सूची आती है संवर्गीय सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, ठीक है। जो ये 3rd वाली लिस्ट है ना, इसके ऊपर कानून दोनों सरकारें बना सकती हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। जैसे दंड प्रक्रिया है, दंड संहिता है, विवाह है, तलाक से रिलेटेड जो टॉपिक है, दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन मान लो कि एक जैसे विषय के ऊपर, जैसे तलाक के विषय के ऊपर राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने भी बना दिया, कंफ्लिक्ट पैदा हो गया, है ना। एक कहेगी नहीं हमने बनाया, हमारा वाला इंप्लीमेंट होगा, केंद्र सरकार बोलेगी नहीं जी हमारे वाला इंप्लीमेंट होगा। तो फिर वैसी सिचुएशन में, वैसी स्थिति में जब संवर्गीय सूची के किसी विषय के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विवाद पैदा हो जाता है, तो तवज्जो केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को मिलती है। यहाँ भी कौन, किसको प्रेफरेंस मिलती है, केंद्र सरकार। फिर चौथी सूची आती है रेजिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट रेजिड्यूरी पावर्स में ऐसे विषय आते हैं जो ऊपर की तीनों सूचियों में नहीं थे, है ना। हो सकता था कि ये तीनों विषय, जरूरी होता है कि सारे विषय कवर कर लिए होंगे, कोई नया टॉपिक बीच में से निकल आएगा जो कि संविधान ने जिसका जिक्र ही नहीं किया था, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में। तो वैसे बचे हुए विषय कहाँ चले जाएंगे, रेजिड्यूरी पावर्स में, और उसके ऊपर भी कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार। इसके अलावा राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है, केंद्र का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल कौन है, उसका मंत्रिमंडल। तो वो एक प्रकार से क्या है, केंद्र सरकार को तो वही चला रहे हैं, है ना। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया है, लेकिन उसकी नियुक्ति इनडायरेक्टली आप देखिए तो उसके पीछे कौन है, केंद्र सरकार।
ज़्यादा शक्ति। हालांकि फेडरल सिस्टम है, लेकिन फिर भी व्यावहारिक तौर पर भारत में केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा था लास्ट लाइन कि संघात्मक व्यवस्था में ये डिपेंड करता है संविधान के ऊपर कि ज़्यादा शक्तियाँ किसको देनी है, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को। भारत संविधान में किसको ज़्यादा शक्ति दी है, राज्य सरकारों को, केंद्र को? केंद्र सरकार। वो की दोहरी सरकार है, ठीक है। ये जो मैंने कहा कि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, ये होते हैं रेयर केसेस में। अदरवाइज क्या है, सबको अपनी अपनी शक्तियों का क्या कर दिया गया है, पता है, लिमिटेशन पता है कि ये हमारा दायरा है, ये हमारा दायरा है, ये हमारा दायरा है। अब हर विषय को तो केंद्र सरकार अपने उसमें ही ले लेगी, है ना, और हर विषय को राज्य सरकार राष्ट्रीय महत्व ही घोषित करेगी, है ना, किसी एक को ही करेगी। लेकिन वही बात आ गई, अगर आपने ये दिखाना है कि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, तब आपने उस तरफ प्रेफरेंस देनी है कि नहीं कर सकती है ना। लेकिन जब आप दिखाएंगे कि नहीं क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, राज्य सरकार को भी शक्तियाँ दी गई, तब आप कहेंगे कि ऐसा रेयर केसेस में होता है। और ये कहने का मतलब है कि अपना दिमाग यूज करें कि पूछा क्या गया है ना। अगर आपसे ये पूछा गया है कि नहीं भारत में क्या है, संघात्मक सरकार है और वो अच्छे से काम करती है, कैसे, तब नहीं वो दिखाना है कि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि पूछा किसके बारे में गया है, संघात्मक सरकार। तो आपने दिखाना है कि दोनों बैलेंस बना करके चल रही है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है कैसे, तब आपने हर एक पॉइंट ऐसा दिखाना है कि केंद्र सरकार ही पावरफुल है, हमेशा वही बनी रहती है। आई बात समझ में? तो पूछा क्या गया है, आंसर उस हिसाब से देना है आपने। थैंक यू मैम। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघात्मक शासन प्रणाली, मीनिंग कर लिया था इसका, समझ में आ गया था क्या होती है संघात्मक सरकार। आज लिखो, फीचर कर लिए थे, फीचर लिखो, एसेंशियल फीचर्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। हमारे दोनों विधान है समीर साही। संघात्मक सरकार के आवश्यक तत्व तथा आधारभूत सिद्धांत, essential features and basic principles of a federal government। लिखिए, सबसे पहले लिखो, लिखा essential features and basic principles of a federal government, संघात्मक सरकार के आवश्यक तत्व और आधारभूत सिद्धांत क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसा होता है, लिखित। आज सारे पहुंच गए, पहले ही हिस्ट्री वाली है। क्या बोला तुमने, कुछ नहीं बोला, क्या बोला, बोला से फिर ऐसा नहीं बोला, क्यों हमारे साइन लेके बोला फिर, ठीक है। कई जगह बोलना पड़ता है भी, कई जगह खामोशी समझ नहीं आती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, लिखित संविधान। संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान, ये तो पता लगे हेडिंग से कैसा होता है, लिखित होता है। क्यों होता है, क्यों लिखित होना जरूरी है, बताओ। अलिखित क्यों नहीं, लिखित दीना बताओ, लिखित ही क्यों, अलिखित क्यों नहीं चलेगा। सबको अपनी अपनी, सबको मतलब दोनों सरकारों को अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन क्या पता होगा कि उनके दायरे में क्या आता है, उनकी शक्तियां क्या हैं और कहाँ शुरू होती हैं कहाँ खत्म होती हैं। अगर अलिखित होगा, मतलब लिखित का मतलब स्पष्ट रूप से वर्णित करना, स्पष्ट रूप से बता देना कि ये है। जो अलिखित है, जो लिखा ही नहीं गया, मेंशन ही नहीं, बोला गया है ना, तो उसके बाद में तो फिर कोई श्योरिटी नहीं है। केंद्र सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकारी कामों में हस्तक्षेप कर सकती है, राज्य सरकार
केंद्र सरकार है ना, कि कहाँ लिखा है, ये दिखाते हैं कहाँ लिखा है, क्या प्रूफ है, दिखाओ जरा, है ना। तो लिखित होगा तो फिर क्या होगा, निश्चित होगी दोनों की शक्तियां, तो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना नहीं रहती है। वेरी गुड। दूसरा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरी विशेषता क्या है इसमें, संविधान कैसा होता है, सर्वोच्च होता है, सुप्रीम। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लिखित भी होता है, मैं कह रही हूँ सुप्रीम भी होता है, संविधान का सुप्रीम होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो सोर्स है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है। केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों की शक्तियों का स्रोत क्या है, मतलब उन दोनों को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं, संविधान से। तो जो प्रदाता है, जो देने वाला है, जो सोर्स है, वो कैसा होना चाहिए, वो सुप्रीम होना चाहिए, है ना। जैसे आप घर में ही मान लो, आपके घर में क्या है, पिता की चलती है या माता की चलती है, जो भी है पैट्रियार्कल सिस्टम है, जो भी जिसकी भी चलती है, तो वो क्या होगा, उसका रुतबा होगा, वही सुप्रीम होगा, वो जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी उनके प्रति। लेकिन जब वो सुप्रीम ही नहीं होंगे, है ना, जब आपको पता है कि इनकी चलती ही नहीं है, मैं भी नहीं सुनती, मेरी मम्मी भी नहीं सुनती, मेरा भैया भी नहीं सुनता, तो वो जो ऑर्डर भी आपको देंगे तब भी आप मानेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जो सोर्स है शक्तियों का वो कैसा होना चाहिए, सुप्रीम, सर्वोच्च, है ना। उसके बाद को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। संविधान, अब संविधान की बात हो रही है, पहले तो संविधान लिखित होना चाहिए, दूसरा सुप्रीम होना चाहिए, और तीसरा कठोर। कठोर क्या होना चाहिए, कठोर का मतलब क्या हुआ कि संविधान में बहुत आसानी से परिवर्तन ना किए जाए। ऐसा क्यों, अगर जल्दी जल्दी संविधान में परिवर्तन कर दिया जाए, है ना, जैसे मान लो कि संविधान में बदलाव करने का प्रोसेस अगर सरल होगा, इजी होगा, तो केंद्र सरकार क्या कर लेगी, अपनी सुविधा अनुसार उसमें चेंज कर लेगी। हो सकता है वो अपने दायरा और ज्यादा बढ़ा ले, राज्य सरकार की शक्तियों को भी क्या कर ले, अपने में शामिल कर ले, है ना, या राज्य सरकारें ऐसा कर ले, तो फिर क्या हो जाएगा, तो यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाएगी फिर। तो इसलिए क्या है, संविधान में, संविधान कैसा होना चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए, कठोरता होनी चाहिए, मतलब संविधान में जो बदलाव करने की प्रक्रिया है वो कठिन होनी चाहिए, ताकि कोई भी सरकार उसको अपनी सुविधा अनुसार बदल ना सके। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का विभाजन। अगली विशेषता होती है कि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियां क्या किया गया होता है, शक्तियों का अलग अलग सरकारों में विभाजन कर दिया गया होता है। जैसे शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया जाता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो किसको दिए जाते हैं, केंद्र सरकार को, और जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं वो दे दिए जाते हैं राज्य सरकारों को। इसके अलावा और भी 3 तरीके होते हैं, जैसे सबसे पहले तो या तो केंद्र सरकार की शक्तियां जो है वो निश्चित कर दी जाती हैं, और बाकी जो शेष अधिकार हैं, जो छोटी मोटी पावर्स हैं, वो राज्य सरकार को दे दी जाती हैं। तो ऐसी ये वाली जो प्रणाली है वो अमेरिका में। दूसरे प्रकार की प्रणाली है जिसमें प्रांतीय सरकारों की शक्तियां निश्चित कर दी जाती हैं और शेष शक्तियां केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं। ये सिस्टम है कनाडा में। थर्ड सिस्टम है कि केंद्र और प्रांत, केंद्र और राज्य सरकारें, प्रांतीय सरकारें, दोनों की शक्तियां निश्चित कर दी जाती हैं, और बाकी जो बची हुई शक्तियां वो समवर्ती सूची में डाल दी जाती हैं, और उसके ऊपर भी कानून बनाने की शक्ति दोनों सरकारों को होती है, और विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को प्रमुखता दी जाती है। ऐसा सिस्टम कौन से देश में है, इंडिया, भारत में। उसके बाद है सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की श्रेष्ठता। समझ में आ गया ना, संघात्मक सरकार में शक्तियां किसी एक सरकार के पास नहीं होती हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में बंटी हुई होती है। कैसे बंटी हुई होती है कि जो राष्ट्रीय जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दे दी जाती है, और बाकी स्थानीय विषयों के ऊपर कानून बनाने की शक्ति स्थानीय सरकारों या राज्य सरकारों को दे दी जाती है। नेक्स्ट फीचर है न्यायपालिका कैसी होती है, सुप्रीमेसी, उसकी श्रेष्ठता स्थापित होती है। ऐसा क्यों है, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, सर्वोच्च होना और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है संघात्मक शासन प्रणाली में। ऐसा क्यों, क्योंकि बंटवारा किया गया है ना शक्तियों का, तो ऐसा तो नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा ही होगा, है ना। अगर हम भारत की बात कर लें, अपने देश की बात करें, तो कल मैंने जो आपसे पॉइंट डिस्कस किए थे कि केंद्र सरकार कुछ ऐसे परिस्थितियां पैदा होती हैं जब केंद्र सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार के विषय में हस्तक्षेप कर सकती है। तो अपने विषय में हस्तक्षेप करना, अपनी जुरिस्डिक्शन में इंटरफेरेंस तो किसी को भी पसंद नहीं है ना। कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा हो गई, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कौन दूर कर देगा, एक कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के
कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, पर ऐसा तो बड़ा रेयर होता है ना। हम क्या करते हैं, एक मीडिएटर को बीच में खड़ा करते हैं कि भाई देख ये हमारी लड़ाई है, बता कौन सही है कौन गलत है ना। तो वही थर्ड पार्टी एक प्रकार से संघात्मक सरकार में कौन होती है, जुडिशरी। वो निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष का मतलब है वो किसी का पक्ष पहले से किसी की फ्रेंड नहीं होनी चाहिए, है ना। दो फ्रेंड के बीच में लड़ाइयाँ हो गई है, विवाद हो गया है, और सॉल्व करने के लिए भी क्या कर लिया है, किसी ऐसे व्यक्ति को कर लिया है जो भी आपका क्या है फ्रेंड है, वो पार्शियल हो जाएगा कहीं ना कहीं, जिसकी तरफ ज्यादा झुकाव होगा वो उसके पक्ष में निर्णय दे देगा। तो विवाद का समाधान निकालने के लिए आपको किसी ऐसे मीडिएटर को नियुक्त करना पड़ेगा जो क्या है, जिसका उस विवाद से या आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, तभी वो निष्पक्ष निर्णय दे सकता है ना। तो वो बाइस हो जाएगा। बाइस मतलब किसी एक पक्ष की तरफ उसका झुकाव पहले से ही है, तो वो निर्णय भी उसी के फेवर में देगा। तो न्यायपालिका क्या करती है संघात्मक सरकार में, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में झगड़े पैदा होते हैं, विवाद पैदा होते हैं, उनको दूर करती है। और दूसरा, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। संविधान भी होता है ना इसमें संघात्मक सरकार में, है ना। लिखित संविधान है, अब कई बार लिख दिया गया होता है कुछ, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, इंटरप्रेट करना उसको आपके हिसाब से, उसका मतलब कुछ और होगा, मेरे हिसाब से कुछ होगा, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसका, तो वो व्याख्या करने का अधिकार किसको होता है, न्यायपालिका। इसका मतलब क्या है, संविधान में कोई बात लिख दी गई है, केंद्र सरकार ने अपने तरीके से कोई कानून बना दिया, अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर दिया कि इसमें ये लिखा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पे कानून बनाएंगे, या हमारे उसको दिखा रहा है, मतलब अपने फेवर में करने के लिए आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, जैसे अभी पीयूष ने किया है ना, अपनी बात को साबित करने के लिए कैसे मर्जी बोला कि बस लेकिन मैं ही सही हूँ, है ना। तो वैसे बोलने का मतलब है कि अपने फेवर में ही कहना, अपने पक्ष में ही कहना कि मैं ही सही हूँ, चाहे जो मर्जी बोलना पड़े, है ना। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसका, एग्जैक्ट मतलब क्या है, वो कौन निकालता है, न्यायपालिका, है ना। संविधान में जो बात लिखी गई है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, वो न्यायपालिका का काम है संविधान की व्याख्या करना, उसको इंटरप्रेट करना। और थर्ड, संविधान की रक्षा। अब कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया गया है संघात्मक सरकार ने, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, लेकिन अब ये देखना कि कहीं केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है ना, या जो अनुचित है, जो इल्लीगल है, तो वो भी देखने का काम कौन करता है, न्यायपालिका। कहने का मतलब है कि संघात्मक सरकार में संविधान भी होता है, संविधान के द्वारा बंटवारा भी कर दिया जाता है पावर का, लेकिन अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन पावर का यूज सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, वो कौन देखता है, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो वो न्यायपालिका तभी देख पाएगी, तभी डिसीजन सही तरीके से ले पाएगी जब वो खुद कैसी होगी, इंडिपेंडेंट होगी, निष्पक्ष होगी, स्वतंत्र होगी, है ना। तभी बोल पाएगी हाँ केंद्र सरकार ने क्या किया है, गलत कानून बनाया है। उसके बाद जैसे भारत में ही है संघात्मक सरकार, भारत में भी केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है ना। कुछ विषयों के ऊपर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो अगर मान लो कि केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बना लेती है जैसे आपके राइट से ही जुड़ा हुआ है, जो क्या है आपके फेवर में नहीं है, या आपके अधिकार को क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, केंद्र सरकार के पास जाएंगे कि न्यायपालिका के पास जाएंगे, न्यायपालिका के पास। उसके बाद को बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल। तो संघात्मक शासन प्रणाली में विधानमंडल का द्विसदनीय होना, बाइकैमरल होना जरूरी है। एक सदन या एक हाउस वो होता है जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली को बनाया गया है। भारत में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब भारत में भी विधानमंडल के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली है, तो वहां पर भी लेजिस्लेचर कैसा है, बाइकैमरल है। 2 हाउस हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सेनेट। उसके बाद को डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। संघात्मक शासन प्रणाली में लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक राज्य की और एक देश की। हाँ, एक उस राज्य की, संघ की इकाई की जिसके अंतर्गत वो रहते हैं, जैसे अमेरिका में, भारत में भी क्या है, एक कल भारत में क्यों है, पता नहीं, क्योंकि संविधान में लिखा है भारत में, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का जो ये सिद्धांत है ये इंग्लैंड से लिया है ना। भारत ने क्या नहीं किया है, पूरा का पूरा संघात्मक फॉर्म जो है वो नहीं अपनाया, वैसे तो अपनाया है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है डबल सिटीजनशिप का वो नहीं
में संघात्मक शासन प्रणाली और अमेरिका में भी क्या है, डबल सिटीजनशिप है। मतलब अमेरिका में सबसे पहले तो नागरिकों को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है जिसके अंतर्गत वो रहते हैं। जैसे वॉशिंगटन डीसी है, तो पहले वो उसके नागरिक होंगे, फिर बाद में दूसरे नागरिक वो अमेरिका के होंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हालांकि संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन सिटीजनशिप कैसी है, सिंगल की है। आप हिमाचल के नागरिक नहीं हैं, आप कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक है ना, एक ही नागरिकता है आपको, दैट इज इंडियन। आगे समझ में। अब लिखो इसके गुण और अवगुण, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स ऑफ एडमिशन, बताओ जरा इसके क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहले तो एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में कुशलता आती है। कैसे आती है कुशलता, अब आपको समझ में आ गया ना सारा मीनिंग। बताओ कैसे आएगी शासन में कुशलता। शासन अच्छे तरीके से तब चलेगा जब एक ही सरकार के हाथ में सारा कुछ है, या तब ज्यादा अच्छे से चलेगा जब क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। कैसे, क्योंकि केंद्र सरकार ही, हाँ एक ही सरकार होगी, यूनिटरी गवर्नमेंट ही होगी, जिसमें एक ही सरकार होती है जो पावरफुल होती है, वही सारी शासन चलाती है ना। तो अब जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे अगर मान लो संघात्मक शासन प्रणाली नहीं होती, एकात्मक शासन प्रणाली होती भारत में, तो क्या दिल्ली में बैठी हुई सरकार के लिए, मिनिस्टर के लिए भारत के इतने हार्ड एरियाज हैं, है ना, वहाँ पर जाना, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को समझना, उनका सॉल्यूशन निकालना, क्या ये पॉसिबल था? नहीं, है ना। कौन निकाल सकता है? वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वही अच्छे तरीके से समझते हैं और वही उनका समाधान भी निकाल सकते हैं। तो संघात्मक शासन प्रणाली में भी क्या है, जो राज्य है वो अपने राज्य की प्रॉब्लम से भली भांति परिचित हैं और उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, उस तरीके से योजनाएं बनाते हैं या चलाते हैं। उसके बाद को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। आगे देखो, इट इज सुटेबल फॉर बिग स्टेट्स, बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त है। संघात्मक सरकार उन राज्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जिनका क्षेत्रफल कैसा होता है, बड़ा होता है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, क्योंकि बड़े राज्यों का शासन किसी एक सरकार के द्वारा चलाना संभव नहीं होता है। तो बड़े राज्यों को क्या कर दिया जाता है, फिर प्रांतों में बांट करके उनकी अपनी सरकारें बना दी जाती हैं। फिर क्या कह दिया जाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अपने हिसाब से सॉल्व करो। और इसके अलावा विभिन्नता में एकता का भी वही मतलब है, जहाँ जिन देशों में बहुत सारे अलग अलग धर्मों, जातियों, संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं, क्या हो जाता है फिर वही सबको अपना अपना रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है राज्य के आधार पर। जैसे भारत में क्या भाषा के आधार पर भी राज्य बने हुए हैं, है ना। मतलब जहाँ जिस भाषा का वर्चस्व है वो उस अकॉर्डिंग राज्य बना दिए गए हैं और वो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जैसे अब अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, हिंदी ही चलेगी, हिंदी ही मानी जाएगी, या हिंदी में ज़्यादा काम होगा, लेकिन अब साउथ के लोग तो हिंदी नहीं जानते, वो तो हिंदी में इतने अच्छे नहीं है, तो कम्युनिकेट करना फिर उनके लिए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो संघात्मक शासन प्रणाली में फिर क्या होता है, हर एक राज्यों को अपनी अपनी विशेषताओं के अकॉर्डिंग काम करने के लिए छूट दे दी जाती है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो सकता है। उसके बाद है इट सेफगार्ड्स द वीक स्टेट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर वंस, निर्बल राज्यों की शक्तिशाली राज्यों से सुरक्षा करता है। इट सेफगार्ड्स द वीक स्टेट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर वंस, निर्बल राज्यों की शक्तिशाली राज्यों से सुरक्षा करता है। संघात्मक शासन प्रणाली में छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक शक्तिशाली संगठन की या एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करते हैं। और संघात्मक शासन प्रणाली में जो छोटे छोटे राज्य हैं, अब राज्य चलाना, मान लो कि उनकी अपनी सरकार होती है, अलग उनको देश बना लेते हैं, अमेरिका के जो राज्य थे या भारत के जो राज्य, तो एक राज्य चलाना, एक देश चलाना कोई ईजी काम थोड़ा ना है। कितने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कितने ज्यादा पावर चाहिए, कितने ज्यादा पैसा चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अपनी स्वायत्तता भी बनी रह रही है, अपनी स्वतंत्रता भी बनी रह रही है, राज्यों की अपनी विशेषता भी बनी रह रही है। इसके अलावा वो यूनाइट होकर के क्या हो रहा है, केंद्र सरकार से एड भी मिल रही है, सहायता भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। और इसके अलावा जो सम्मान आज अमेरिका का वर्ल्ड में है ना, क्या उसके राज्यों को अलग से वो सम्मान मिल पाता वर्ल्ड में? अमेरिका की तरह ही नहीं मिल पाता। वो तभी मिल पाया है कि अमेरिका के अंतर्गत है ना, अमेरिका है। अगर अमेरिका से अलग होकर के अलग बना ले तो उसको उस राज्य को उतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना कि अमेरिका को हासिल है। तो ठीक वैसे ही जैसे भारत है, भारत बोलते हैं ना, भारत का प्रधानमंत्री या भारत देश या भारत के लोग,
अगर आप अलग से बोलोगे नहीं हम हिमाचल के लोग हैं, है ना, और चले जाओ कहीं फॉरेन या अप्रिशिएशन दिखाओ, तो आपको कोई नहीं पूछेगा कौन हिमाचल, क्या हिमाचल। लेकिन अगर आप भारत बोलोगे तो क्या होगा, आपकी अलग बात होगी, रिस्पेक्ट भारत को सब जानते हैं, भारत का अपना रुतबा है ना। उसके बाद को आर्थिक विकास के लिए लाभदायक, यूजफुल फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक उन्नति होती है। उसके बाद इट चेक्स द, केंद्र सरकार को निरंकुश बनने से रोकना, केंद्र सरकार कैसे निरंकुश नहीं बन सकती, शक्तियों के बंटवारे के कारण केंद्र सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं। और दूसरा, अगर वो क्या करते हैं अपने दायरे से बाहर जाकर के काम करती भी है तो फिर कौन बैठा हुआ है, पॉलिटिकल पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। कैसे मिलती है, क्योंकि इसमें समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, केंद्र सरकार के होंगे, केंद्र सरकार के होंगे तो फिर राज्यों के अलग अलग अपने हिसाब से चुनाव चलते रहते हैं, तो लोग मतलब पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं। उसके बाद इट इज मॉडल फॉर द वर्ल्ड स्टेट, विश्व राज्य के लिए एक आदर्श है। और लास्ट में को इंटरेस्ट इन लोकल अफेयर्स, स्थानीय मामलों में रुचि। तो संघात्मक सरकार विश्व राज्य की स्थापना के लिए एक एग्जाम्पल है। जब छोटे छोटे राज्य मिल करके एक संघ के अधीन, एक बड़े राज्य के अधीन मिल अच्छे से काम कर सकते हैं, तो फिर एक विश्व सरकार की स्थापना भी तो हो सकती है, जहां पर क्या हो सकता है, सारे राज्य किसी क्या करें, पूरे दुनिया के देश एक संगठन के अधीन रह करके भी तो अच्छे से काम कर सकते हैं। वो भी तो वैसे ही होगा इस प्रकार से, वहां पे देश क्या हो जाएगा, देश सारे देश क्या हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगी, और वो संगठन क्या हो जाएगा, वो एक राज्य की तरह धारण कर देगा, है ना। तो कहने का मतलब कि जैसे भारत इतना बड़ा देश है, भारत में भी तो संघात्मक शासन प्रणाली अच्छे से चली है, यहाँ पर भी तो क्या किया हुआ है, छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर के एक विशाल संगठन की स्थापना की है और अच्छे से चली हुई है, सिस्टम अच्छे से चला हुआ है। तो ठीक वैसे ही एक विश्व सरकार भी तो बनाई जा सकती है। विश्व सरकार का मतलब क्या हुआ, जहाँ विश्व के सारे देश यूनिट्स की भूमिका निभाएं और वो सरकार क्या करे, केंद्र सरकार की भूमिका निभाए, वो जो संगठन है। जैसे यूएनओ को भी कह लेते हैं, हालांकि यूएनओ इतना क्या है, वे की बात सुनते ही नहीं है, वो अलग है ना, मानते ही नहीं है। उसके बाद स्थानीय मामलों में रुचि, इंटरेस्ट इन लोकल अफेयर्स, लोगों की स्थानीय मामलों में रुचि होती है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन लोगों के हाथों में ही होता है ना। आप लिखो इसके डिमेरिट्स, वीक गवर्नमेंट, दुर्बल शासन, कैसे होती है, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के विभाजन के कारण सरकार दुर्बल होती है, केंद्रीय सरकार, क्योंकि ना तो वो प्रत्येक विषय पर कानून बना सकती है और ना ही वो प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। अगर वो करती भी है तो न्यायपालिका उसके इस काम को अवैध घोषित कर देती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे अगर राज्यों की सीमाओं से देखते हुए कुछ डिसीजन लेने हों केंद्र सरकार ने, तो तब तक नहीं ले सकती जब तक कि उस राज्य की सरकार उससे सहमत नहीं है। तो हो सकता है कि उस राज्य सरकार के अपना कुछ इंटरेस्ट है, वो क्यों नहीं कर रही है, लेकिन देश को हित को देखते हुए वो डिसीजन लिया जाना जरूरी है, लेकिन वो तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो राज्य की सरकार भी क्या ना करे, अपनी सहमति ना दे। तो वहाँ केंद्र सरकार क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, राज्य सरकार की भी सहमति लेनी पड़ती है, और वो राजी ही नहीं है। उसके बाद को डेंजर टू नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को खतरा, राष्ट्रीय एकता को कैसे खतरा पैदा होता है, प्रांतीय सरकारें होती हैं, है ना, डबल सिटीजनशिप होती है, तो लोग सबसे पहले लोगों के मन में जो श्रद्धा विश्वास फेथ की जो फीलिंग है वो किसके प्रति आएगी, अपने राज्य के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, बाद में देश के लिए आएगी, है ना। होता है ऐसे कि नहीं होता है, तो इससे क्या है, राष्ट्रीय एकता जब यूनिटी गवर्नमेंट आता है, जहाँ डबल सिटीजनशिप होगी वहाँ पे ऐसा है। लेकिन जहाँ यूनिटी गवर्नमेंट एक ही सरकार होगी और पूरे देश में एक जैसा कानून लागू होगा, तो लोगों में यूनिटी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही विषय के ऊपर अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग कानून बना सकती हैं। हिमाचल की सरकार अपने तरीके से बनाएगी, पंजाब की अपने तरीके से बनाएगी, है ना, किसी और राज्य की सरकार अपने तरीके से बनाएगी। तो अपने देखो इसमें क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद की जो भावना है वो ज्यादा प्रबल होती है। उसके बाद तो फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ फेडरेशन, संघ के टूटने का भय, संघ के टूटने का भय।
हमने शुरू में ये पढ़ा था कि इसमें आपस में समझौता करके इकाइयाँ क्या करती हैं, एक विशाल संगठन की स्थापना करती हैं। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है कि इकाइयों ने समझौता किया है फिर संगठन की स्थापना की है। अब उस लॉजिक को समझते हैं। अब अगर समझौता करके संगठन की स्थापना की होगी तो समझौता तो टूट भी सकता है ना। जैसे 1991 में सोवियत संघ के साथ हुआ, सोवियत संघ क्या हो गया, उसके इकाइयाँ उससे अलग हो गई और वो टूट के बिखर गया। तो अगर भारत भी ऐसा करता, क्या करता, समझौता नहीं किया है, उन्होंने क्या किया, राज्यों ने अपनी सहमति दी है कि हम क्या करेंगे, आपके अधीन रहेंगे। लेकिन अगर संघात्मक सरकार को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो जो यूनिट्स हैं वो संघ से अलग हो सकती हैं, तो संघ के टूटने का भय बना रहता है। संघ मतलब समझ रहे हैं, जिसके अधीन वो इकाइयाँ क्या करती हैं, काम कर रही है। जैसे भारत के अधीन भारत की इकाइयाँ काम कर रही है, अमेरिका के अधीन अमेरिका की इकाइयाँ काम कर रही हैं। सोवियत संघ के अधीन उसके 14-15 जो गणराज्य थे उन्होंने मिल करके सोवियत संघ बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उससे अलग हो गए और सोवियत संघ टूट गए। तो टूटने का भय रहता है। उसके बारे में वीक इन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति में कमजोर, वही बात आ गई जो मैं पहले गई, केंद्र सरकार विदेश नीति को दृढ़ता से लागू नहीं कर सकती। क्यों? जैसे मैंने कहा कि किसी एक राज्य की सीमा का ही आप ले लो, कोई विवाद है, जैसे वेस्ट बंगाल का है बांग्लादेश के साथ, तो कोई कानून बनाना होगा तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा। अगर तो वो साथ देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि राज्य सरकार की सहमति भी जरूरी है। उस राज्य का वो क्या है, मुद्दा है, मामला है। अगर तो सेम पार्टी की होगी तब तो हो सकता है, लेकिन नहीं, ऑपोजिशन होगा वहां पे बैठा हुआ तो क्या होगा। आती है मुस्लिम की नहीं आती है, कौन है वेस्ट बंगाल में, तो उनके कैसे संबंध है केंद्र सरकार के साथ, कैसे कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है ना, ऐसा क्यों है, ऑपोजिशन है दोनों, है ना, अपने अपने दिखाते हैं सब। अगर एक ही पार्टी होती फिर तब भी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहती है, तब नहीं रहती। तो ये थोड़ा सा इसका क्या है, न्यू पॉइंट है। उसके बाद एक्सपेंसिव गवर्नमेंट, खर्चीला शासन है। खर्चीला शासन कैसे होगा, चुनाव समय पर चुनाव होते रहेंगे, है ना, बीच में अगर क्या होगा, सरकार भंग होगी तो और इलेक्शन होंगे, उपचुनाव होते रहते हैं, सारा समय और पैसा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट चेंज विद टाइम, संविधान समय के अनुसार नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? लिखित, क्योंकि बदलाव करने का प्रोसेस ही कैसा है, जटिल कठिन है। कैसा कठिन है, कठोर कैसा हुआ, जिसमें आसानी से केंद्र सरकार के सहमति के साथ साथ जो टू हाउसेस हैं वहां से कोई प्रस्ताव पारित हो भी जाता है, उसके बाद आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति लेना भी जरूरी है, तभी संविधान में बदलाव हो सकता है। ये है। अब वही बात आ गई कि आधे से ज्यादा राज्यों में अगर क्या है, अलग सरकार है, तो वो तो समर्थन ही नहीं देंगी, तो वो नहीं पाएगा संविधान में चेंज। नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में एकता का ना होना। संघात्मक शासन प्रणाली में पूरे देश में एक सी व्यवस्था, एक सा कानून देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? प्रांतीय सरकार होने के कारण प्रांतीय विषयों में प्रांतीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार देने का नतीजा क्या निकला है कि एक ही विषय के ऊपर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कानून है। जैसे मैंने अभी कहा आप सबको कि कोई एक विषय ले लो, हो सकता है कि पंजाब सरकार ने कुछ और उस पर कानून बनाया है, जैसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों से समझ लो, सैलरी में बड़ा डिफरेंस होगा, है ना, इवन रिटायरमेंट एज में बड़ा फर्क होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने नियम बनाए, अपने अपने कानून बनाए हैं, बना सकते हैं राज्य सरकार को, ये अधिकार है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया एम्प्लॉइज का। वैसे कोई और विषय भी हो सकता है जिसमें हिमाचल में कुछ और कानून है उस विषय के ऊपर, और दूसरे राज्यों में आप चले जाओ तो वहाँ कुछ और कानून होगा। जब आप दूसरे राज्य में जाएंगे ना तो आपको उस राज्य की स्टडी करनी पड़ेगी कि यहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या लॉ है ना। जैसे अगर आप इसकी बात कर लो, टैक्स की बात कर लो या चालान की बात कर लो, हिमाचल में जो है वो सीट बेल्ट के लिए मिनिमम चालान कितना है, 500 है, कितना है, नहीं लगाने के लिए, या 1000 है, कितना है, हो सकता है दूसरे राज्यों में ये कम हो या ज्यादा हो, अलग अलग होगा, है ना। तो इससे क्या होता है, एक रूपता नहीं है। एक रूपता का मतलब है कि एक जैसे कानून नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग होने से क्या होता है, प्रांतीयता की भावना, क्षेत्रवाद की भावना जन्म लेती है, और वो ये क्षेत्रवाद की भावना राष्ट्रीय एकता के लिए सही
ये भावना आती है कि नहीं आती है? बोलो। हम भारतीय हैं, ये बाद में आती है। पहले अगर कंपैरिजन करना तो हम क्या बोलेंगे? माँ बाप के सामने पंजाबी खड़े कर दिए जाए, महाराष्ट्रीय है ना, बंगाली का, आप क्या बोलोगे? भारतीय का हम बोलेंगे, हम हिमाचली हैं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वो चीज़ क्या है? तो इंडियन, चाहे बंगाली है, चाहे मराठी है, चाहे हिमाचली है, चाहे पंजाबी है कि नहीं है? तो होना तो क्या चाहिए कि वी आर इंडियन। ये भावना आएगी जब फॉरेन में मिलेंगे चारों, जो भी अलग अलग, मतलब कि हम क्या है, भारतीय हैं, लेकिन भारत में क्या बोलेंगे? हम क्या है? हिमाचली, है ना? है कि नहीं? और उसके बाद है अंडरस्टूड इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूडिशरी, न्यायपालिका का अनावश्यक महत्व। न्यायपालिका का अनावश्यक महत्व। और मैंने कहा कि कानूनों की व्याख्या कौन करेगी? न्यायपालिका। तो हो सकता है न्यायपालिका का जो पर्सपेक्टिव है वो सही थोड़े ना है, वो तो आदमी है, वो भी तो अपना ही ओपिनियन देंगे ना, है ना? उनका जो दृष्टिकोण है उस चीज को देखने का, हो सकता है कि वो भी तो गलत ही मतलब निकाल दो, एक्चुअल में मतलब कुछ और ही हो। होता है ऐसा कि नहीं? वैसे तो हम ये मानते हैं कि वो कानून की ज्ञाता है, उनको पता होती है चीज, लेकिन परफेक्ट तो वो भी नहीं है ना, कमियां तो गलतियां तो उनसे भी हो सकती हैं। गलत हुआ तो वो भी निकाल सकते हैं गलती। आपने देखा उसके बाद न्यायपालिका अपनी ही क्या कर रही होती है? रिव्यू कर रही होती है। इंटेलिजेंट होते तो रिव्यू ही नहीं करना पड़ता, है ना? तो मतलब चेंज करना पड़ा, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, बदलाव हुआ, तो इसलिए तो पहले गलत था या अब गलत है, या पहले सही था या अब सही है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना दिमाग में। ये क्या है? इसके थोड़ी बहुत खामियां हैं, बाकी